हमारे वहाँ पे पर्टिकुलरली एक गाय थी गौरी नाम की। तो वो बड़ी होती गई तो एक दिन अचानक से उसको कुछ बीमारी हो गई। तो ओके। घर वाले परेशान थे कि मतलब क्या हो गया, किसी को कुछ पता नहीं, टेक्नोलॉजी तो है नहीं। और डॉक्टर भी जो है, वेटरी डॉक्टर है, वो कम से कम 1.5 to 2 hours दूर है। तो वो उनके आते आते शायद कुछ देर हो गई या कुछ और प्रॉब्लम हो गई तो बहुत बहुत दिक्कत हो जाती। तो ऐसा ही कुछ हुआ, मतलब उस रात को हमने गौरी को खो दिया था। बेसिकली आजकल इंडिया में शार्क टैंक बड़ा ही ट्रेंडिंग टॉपिक है और हर फैमिली का एक ये मॉर्निंग टॉक बन चुका है। तो हमने भी सोचा कि क्यों ना शार्क टैंक के बारे में थोड़ा सा जाना जाए, उसके बिहाइंड द सीन्स के बारे में जाना जाए। फंडिंग मिलने के बाद क्या प्रोसेस है, या फंडिंग मिलने से पहले क्या प्रोसेस है, कहाँ कैसे वहाँ पे जाया जाए। तो हमने वहाँ के एक विनर को, श्री शंकर को, जो फाउंडर है brainbuyer.in के, तो उनको हमने इनवाइट करा है अपने पॉडकास्ट पे। तो अब उनसे जानेंगे कि कैसे पूरा प्रोसेस होता है या क्या क्या सीन होता है। तो वेलकम श्री शंकर टू द स्टार्टअप बजाज शो। थैंक यू सो मच आकाश। तो थोड़ा सा आप बता सकते हो अपने स्टार्टअप के बारे में, अपने बारे में। जी जी जी। सबसे पहले तो मेरा नाम है श्रीशंकर, और मैं ब्रेन वाइड नाम के स्टार्टअप का को फाउंडर और सीईओ हूँ। ब्रेन वाइड एक्चुअली एक एग्रीटेक स्टार्टअप है। हम केरला में बेस्ड है, और हमने बनाया है दुनिया का सबसे अफोर्डेबल लाइवस्टॉक हेल्थ मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग सिस्टम। हम्म। यानी कि ये डिवाइस तो पहले हम गाय पे फोकस कर रहे हैं, तो गाय के एग्जांपल लेते हैं। तो गाय का जो एक्टिविटीज है, जैसे हमारा स्मार्ट वॉच हो गया, उसी तरह हमारे जो गाय की एक्टिविटीज को ट्रैक करके उसका हेल्थ के बारे में, उसके रिप्रोडक्शन साइकिल के बारे में सब जानकारी इकट्ठा करके जो फार्मर्स है उनके मोबाइल एप्लीकेशन में पहुंचाता है। इससे क्या होता है कि उनके उनके जो एक्सपेंसेस है वो कम हो जाते हैं, और उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। क्योंकि वो जो इंडिया का जो पूरा लाइफ स्टॉक मार्केट है वो थोड़ा अनऑर्गेनाइज्ड है। तो अभी भी जो सदियों पुरानी जो जो इंस्टिंक्चुअल बेस्ड जो फार्मिंग है, यानी कि पूरा मैनुअल लेबर है, कुछ टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्व नहीं है, वही दादा परदादा जो करते थे वही आज कर रहे हैं। तो उस चीज को थोड़ा चेंज करना था। तो उसमें हमने टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व की है। तो टेक्नोलॉजी से क्या हो गया कि एक तो वो पूरा स्ट्रीमलाइन हो गया, ऊपर से फार्मर्स को बहुत बेनिफिट मिलते हैं। तो ये जो डिवाइस है ये हमने बनाया है, एक ईयर टैग है जो गाय के कान पे लगाया जाता है, और ये उसकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करके फार्मर्स तक पहुंचाता है कि उसका क्या हेल्थ है, उसका क्या साइकिल चल रहा है, या उसने कितना दूध दिया है, ऐसे का जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो सब कुछ। नहीं, एक्चुअली आपकी पिच बड़ी अच्छी थी सोनी टीवी पे जो आई थी। वो काफी अच्छी आपने एक्सप्लेन भी करा था। आई थिंक कि शार्क्स को बड़ी पसंद आई थी वो। तो बहुत अच्छा। थैंक यू। एक्चुअल प्रॉब्लम जो आप सोल्व कर रहे हैं, ये एक्चुअल प्रॉब्लम है भी काफी। क्योंकि मैं, जैसे मेरे खुद के है ना, यहाँ पे गाय गाय रखी हुई है, मेरे जो रिलेशन सब में रहते हैं, तो ये प्रॉब्लम रहती है। मेरी मासी के गाय, जी वो सभी प्रॉब्लम रहती हैं, ये सारी जो आप सॉल्व कर रहे हो, है ना। तो ये जी। अच्छे हैं। तो बढ़िया जी। तो ये क्वेश्चन आता है किसी भी फाउंडर के पास, कि आपने ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कैसे करा। कि जैसे मैं भी देख रहा हूँ, मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आया कि ये प्रॉब्लम है। मेरे पास भी ठीक है, देख रहा हूँ गाय, पर आपके पास ऐसा कैसा आइडेंटिफाई आपने करा इस प्रॉब्लम को। या तो हाँ, तो जो या तो प्रॉब्लम्स का आइडेंटिफिकेशन या तो खुद के एक्सपीरियंस से होता है, या हम्म। किसी के और के एक्सपीरियंस से होता है। तो मेरे केस में फॉर्चुनेटली बोले अनफॉर्चुनेटली बोलो, मेरे खुद के एक्सपीरियंस में हुआ। क्योंकि हमारे घर में हमारे मेरे जो दादा है वो डेयरी फार्मर थे। तो हम जब वेकेशंस में गांव आते थे, तो वहाँ थोड़ा रिमोट एरिया है, केरला के थोड़े रिमोट एरिया में हमारा गांव है। तो वहाँ पे हमारा खुद का डेयरी फार्म था। और हम्म। वहाँ पे जो जब बचपन में हम थे तो वहाँ पे गाय के बछड़े सब थे, तो हम उनके साथ खेला करते थे, काफी सारा टाइम उनके साथ स्पेंड किया। तो एक बॉन्ड सा बन गया गाय के साथ। तो जैसे समय बीतता गया, और ये हमारे वहाँ पे पर्टिकुलरली एक गाय थी गौरी नाम की। तो वो बड़ी होती गई, तो एक दिन अचानक से उसको कुछ बीमारी हो गई। तो ओके। घर वाले परेशान थे कि मतलब क्या हो गया, किसी को कुछ पता नहीं, टेक्नोलॉजी तो है नहीं। और डॉक्टर भी जो है, वेटरी डॉक्टर है, वो कम से कम 1.5 to 2 hours दूर है। हम्म। तो वो उनके आते आते शायद कुछ देर हो गई या कुछ और प्रॉब्लम हो गई तो बहुत बहुत दिक्कत हो जाती। तो ऐसा ही कुछ हुआ, मतलब उस रात को हमने गौरी को खो दिया था। और डॉक्टर साहब आए, उन्होंने चेक चेक किया, तो उन्होंने बोला कि कुछ बीमारी हो गई थी। और अगर शायद पहले जानकारी हो जाती तो शायद गौरी बच जाती। तो वो जो बात थी वो तो उस दिन से मेरे दिमाग में रही कि कि मतलब इंसानों का तो चलो ठीक है, हमारा ये टेक्नोलॉजी है, हमारे पास मेडिकल चेकअप का चांसेस है, हम हॉस्पिटल जा सकते हैं। पर जो गाय है या फिर जो पेट्स हो गए,
उनका कुछ नहीं है, वो कुछ बोल भी सकते हैं, उनको कुछ तबीयत कुछ खराब हो तो भी हम जान नहीं पाएंगे। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना उनके लिए भी कुछ ऐसा डिवाइस बनाया जाए। तो वो पहले स्कूल टाइम में मेरे दिमाग में आइडिया था, फिर जाते जाते कॉलेज इंजीनियरिंग ज्वाइन की तो इंजीनियरिंग में सोचा चलो कुछ बनाते हैं। तो जैसे कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है हमारा, सेमेस्टर पहले सेमेस्टर का प्रोजेक्ट, तो उसी में मैंने पहले शुरुआत की कि प्रोजेक्ट के रूप से शुरुआत करेंगे। तो उसी में मेरे को फाउंडर भी थे मेरे साथ, तो उनको उनको भी ऐसे कुछ एक्सपीरियंस हुआ था उनके दादा के साथ। तो हमने सोचा चलो क्यों ना इसको बिजनेस बनाते। एंड एंटरप्रेन्योरशिप का वो जो आइडिया था वो पहले से ही दिमाग में था कि कुछ तो करना है खुद का, तो चलो इसी पे फोकस करते हैं और इसी पे बनाते हैं। तो दैट्स हाउ द आइडिया केम इनटू पिक्चर। तो आपने आइडेंटिफाई करा प्रॉब्लम को क्योंकि आपके साथ हो चुका था ये। सही। जी जी। तो बेसिकली जैसे आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया इस अंदर, तो अब इसमें चैलेंज आते हैं इस प्रॉब्लम को एक्चुअल में रियलिटी बनाने में, राइट? सो व्हाट आर द बिगेस्ट चैलेंज यू फेस्ड व्हाइल वर्किंग ऑन इट एंड हाउ डिड यू ओवरकम इट? बिगेस्ट चैलेंज का तो ये था कि हमारे पास दो, हम इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कर चुके थे, बट जैसा आपको पता होगा इंजीनियरिंग में जो पढ़ाते हैं वो फिर भी थोड़ा पुराना टेक्नोलॉजी होता है। तो उसके हिसाब से जो नए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, उसको उसको इम्प्लीमेंट करना, तो हमारे पास टेक्निकल एक्सपर्टीज इवन दो थी, बट ना नहीं थी। हमें और लोग की जरूरत थी कि जो हम कर पाए। तो आइडिया आइडिया तो मिल गया, अब उस पर काम करना है, प्रोटोटाइप बनाना है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाना है। तो हमारे जो दो क्लोज दोस्त थे, साजिल और प्रदीप, हमने उनके साथ ये आइडिया शेयर किया और उन्होंने हमारे साथ काम करने की जो इच्छा जताई। तो उनके आने के बाद हमने प्योर एंड टेक्नोलॉजी पे काम करना शुरू किया। तो फिर वो प्रॉब्लम हमने उस तरह डील किया कि वो टेक्नोलॉजी के हम पास ज्यादा लोग नहीं थे, और दीज गाइस आर जीनियसेस, सॉफ्टवेयर में हो गया या मशीन लर्निंग में हो गया या हार्डवेयर में हो गया। तो दे दीज गाइस आर जीनियसेस, वो आज भी हमारे साथ हैं एंड दे वर्कड ऑन इट। उसके अलावा दूसरा प्रॉब्लम था कि जो फंडिंग का होता है, जो कि हर स्टार्टअप का होता है, स्टार्टअप को तो क्योंकि हम एग्रीटेक में थे। और उस टाइम जब हमने जब शुरुआत की थी अगस्त 2018 में, हमने एज अ पार्टनरशिप फर्म शुरुआत की थी। तो उस टाइम हमने सोचा कि फंड रेज करना है, तो हम जहाँ भी जाके प्रेजेंट कर रहे थे तो वहाँ पे जो रिस्पॉन्स था वो काइंड ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब उस टाइम फिनटेक का टाइम था, ई कॉमर्स चल रहा था, तो वहाँ पे इन्वेस्टर्स का ज्यादा वो चल रहा था। एग्रीटेक पे उतना ज्यादा कुछ था नहीं, तो काफी टाइम लगा। तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमने मेजरली शुरुआत में फेस की थी। जैसे फिनटेक स्टार्टअप का काफी ट्रेंड चल रहा है, उस टाइम पे एग्रीटेक स्टार्टअप हाँ ज्यादा पूछ नहीं रहा था कि क्या होता है क्या नहीं हाँ। होता है, बट अब चल पड़ा है। क्या नहीं, बहुत कम एग्रीटेक स्टार्टअप्स इंडिया में, बहुत कम एग्रीटेक स्टार्टअप्स थे। स्टार्टअप से नहीं, अब तो चलो चल पड़ा है ट्रेंड, आपने शुरू कर दिया है। नहीं, कोविड के बाद एक्चुअली काफी लोग को समझ में आ गया कि ये जो जो भी फिनटेक है, जो ई कॉमर्स है, वो तो चलो ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पर जो एग्रीटेक है उस पर बहुत फोकस है, क्योंकि वो एवरलास्टिंग है। कुछ कोविड आ जाए या कोई डिजास्टर हो जाए, एग्रीकल्चर है वो हमेशा रहेगा, और उसी पे जो है सब कुछ चलने वाला है। तो लोगों का भी फोकस आ गया है, इन्वेस्टर्स का भी फोकस आ गया कि एग्रीटेक में बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है। तो इंडिया खुद 80% एग्रीगेरियन है, तो फिर वहाँ पे तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। तो हिमाचल के एरियाज में भी और उत्तराखंड के एरियाज में यहाँ भी बहुत स्टार्टअप हो सकते हैं एग्रीटेक स्टार्टअप रिलेटेड, क्योंकि इनकी मेन जी ज्यादा टूरिस्ट का है या फिर इनका फार्मिंग का है। दो ही इनके मेन इनकम सोर्स है टूरिस्ट राइटिंग। तो यहाँ भी कोई स्टार्टअप अभी ऑपरेट कर नहीं रहा मेजरली, सभी लोग इंडिया में घूम तो रहे हैं, बट यहाँ भी हाँ। मेरे हिसाब से जरूरत है। तो वो आगे की बात है। तो जैसे कि आपको 60 lakhs मिला शार्क टैंक से, तो कौन कौन से शार्क आपके पास साथ आए, मतलब बाद में, या सिर्फ वही जो टीवी पे दिखाया था उसके साथ भी कोई कोलैबोरेशन हुई? हाँ, मतलब हमारी जो टीवी पे जो 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 शार्क्स थे वही हमारे साथ, उन्होंने वही जुड़े हमारे साथ। हमारे साथ पीयूष बंसल, नमिता थापर, अमन गुप्ता और अश्नीर ग्रोवर, ये चारों हमारे साथ जुड़े, और चारों की अपनी खुद की एक्सपर्टीज है। मतलब अमन गुप्ता हो गया, वेयरेबल्स ब्रांड के वो लीडर हैं। अश्नीर जी हो गए, तो ही इज अ पार्ट ऑफ फिनटेक। और नमिता थापर फार्मास्यूटिकल्स, डॉक्टर्स का बैकग्राउंड वो सब। और पीयूष बंसल ही इज अ टेक गाय, टेक्निकल काफी एक्सपर्टीज है उनकी। तो चारों की एक्सपर्टीज थी, एंड दे आर वेरी फ्रेंडली, बहुत फ्रेंडली। मतलब हमारे एपिसोड एयर होने के बाद भी हम, तो पहले से हम हमसे बात कर रहे थे, तो उसके बाद उन्होंने हमें कॉल किया, उनके साथ बात हुई। तो बहुत बहुत फ्रेंडली है, बहुत बहुत केयरिंग है, काफी आइडियाज है उनके पास हमारे लिए। एक्चुअल में एक स्टार्टअप को पुश तो मिलती ही है। मैंने देखा भी था लिंक्डइन पे कि आपका स्टार्टअप को इतनी पुश मिलती है कि एकदम जब शो पे आए तो अचानक से एक तरह से ब्लास्ट हो गया है व्यूअर्स का और लोगों का। हाँ जी जी जी। वो तो बड़ी अच्छी हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया। startup के लिए। हाँ वही रहता है कि वैसे वो होता नहीं कि आप एक काम करते जाओ और एक्सपेक्ट मत करो कि आपको उससे ज्यादा मिलेगा जो आपने सोचा है, तो वही आपके साथ हो रहा है।
राइट, ये अच्छी बात है। तो अब मेरी नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। जैसे अब के टाइम में जो नए यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, काफी लोगों ने तो शार्क टैंक से स्टार्टअप के बारे में पता लगा, सिंपल सा बंदा है, आधे लोगों को तो पता नहीं था, कुछ लोगों को कॉलेज से या लाइफ से पता चला। तो मुझे अपने प्राइमरी स्कूल में पता चला, 10th के बाद, 10th के करीब करीब। तो तो +1 में आते आते मैंने स्टार्टअप के बारे में सुन लिया था अच्छे तरीके से। तो आपको कैसे पता चला स्टार्टअप के बारे में, ये ऐसी चीज होती है? तो इसका एक्चुअली जो इंस्पिरेशन है वो मेरे खुद के फैमिली में। तो मेरे मॉम के जो ब्रदर है, ही इज एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ। तो उन्होंने खुद की कंपनी स्टार्ट की हुई है। अभी वो अभी बहुत बड़ी हो चुकी है, एमएनसी बन चुकी है वो कंपनी। तो ओके। वो उनका एक एक्सपीरियंस था मेरे सामने। और मैंने देखा कि ही वाज लिविंग अ वेरी रिच लाइफस्टाइल, और ही वाज डूइंग समथिंग अमेजिंग। एंड तो वो आइडिया था मेरे मन में कि मुझे भी कुछ ऐसा ही करना है। और ऊपर से जिस कॉलेज से मैं आता हूँ, जो हमारा हमारा जो कॉलेज है, केरला में टोकेच नाम का कॉलेज है। तो वहाँ पे जो ट्रेंड है, मतलब वो कॉलेज जाना इसलिए जाता है क्योंकि वहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स बहुत ज्यादा पैदा होते हैं। ओके। तो हमारे कॉलेज का और जो जो सीनियर्स जो पास आउट है वो काफी सारे एंटरप्रेन्योर्स थे। उन्होंने सबके खुद की कुछ ना कुछ स्टार्टअप्स है। और वो फॉरेन में जाके भी काफी फेमस हुए हैं, ऐसे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स थे। तो उनकी बातें सुनकर वो जब सेशंस लेते थे तो वो एक एक मोटिवेशन था कि चलो कुछ करना है। तो और आई ऑलवेज वांटेड टू कि जब जब मेहनत करना ही है, 9 to 5 करना ही है, तो फिर खुद के लिए क्यों ना करें। ओके। वाई टू डू इट फॉर समवन। तो ये क्या है कि आप साउथ साइड में आ गए, मैं नॉर्थ साइड से बिलोंग करता हूँ, पंजाब रीजन से। तो हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप को इतना बूस्ट नहीं मिल रहा। अब के टाइम मिल रहा है, पर पहले नहीं मिल रहा था। जब मैं कॉलेज में था तो बेसिकली मेरे दोस्त बोलते तो क्या करता है काश, मैं बोलता है स्टार्टअप पे काम कर रहे हैं। स्टार्टअप क्या होता है? तो बेसिकली यहाँ पे इतना वो कनेक्शन नहीं है, या वो नहीं है कि एजुकेशन नहीं है इस टॉपिक के रिलेटेड, है ना। तो ये चीज नॉर्थ के साइड नहीं है, बट आप इस साइड में आओ, बेंगलुरु साइड पे आओ, यहाँ पे तो इन्वेस्टर के कनेक्शन ही कनेक्शन है। बच्चा बड़ा होके बोलता है ये मेरे को स्टार्टअप शुरू करना है, हमें पता बड़ा होने के बाद चलता है स्टार्टअप होता क्या है। इतना फर्क है साउथ और नॉर्थ में। बट अब के टाइम में मेरे हिसाब से चलो बदल रही हैं चीजें, है ना, सब लोग स्टार्टअप कर रहे हैं, स्टार्ट टैंक इंडिया आया है। चलो बढ़िया जी। तो अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपने अपना स्टार्टअप को नियर टू सक्सेसफुल बना दिया है, आपको जितना पुश मिल चुका है ना, ये अब प्रोडक्ट शुरू कर देंगे, प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, आपने बिल्कुल सक्सेस इसको पा लिया, एक ऐसी अच्छी फेज में स्टार्टअप की। तो आप ये बता सकते हैं कि व्हाट डू यू थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू ग्रो फॉर स्टार्टअप? स्टार्टअप के लिए सबसे जरूरी क्या है ग्रो करने के लिए? आई थिंक चलो सक्सेस तो चलो वी आर ट्राइंग टू रीच देयर। आई मीन ऑब्वियसली व्हाट यू सेड इज ट्रू। मतलब थोड़ा गुड फेज पे हैं हम लोग। तो स्टार्टअप का जो जो कल्चर है उसमें ये है कि uh, ऊपर नीचे होता रहता है। देयर आर लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स। कोई स्ट्रेट जर्नी नहीं है कि यू स्टार्टेड इट एंड नाउ यू गोना गो अप। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो स्टार्टअप के सबसे इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज कि एग्जीक्यूशन जो स्ट्रेटजी है। मतलब आइडिया, हाँ, इंडिया में बहुत सारे आइडियाज है, सबके पास कुछ ना कुछ आइडियाज है। कुछ ना कुछ और जो आइडिया। आइडिया कुछ एग्जीक्यूट करना है या करने की जो क्षमता है या कोई जो आइडिया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टार्टअप में। क्योंकि मुझे अभी भी याद है, मुझे एक इन्वेस्टर से मैं बात कर रहा था, उन्होंने मुझे बताया था कि स्टार्टअप में सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया का नहीं, उसके एग्जीक्यूशन का है। क्योंकि 90% स्टार्टअप इसलिए फेल होते हैं कि उनका उनका एग्जीक्यूशन करेक्ट नहीं होता। मतलब बहुत सारा काम कर लेते हैं, कभी कभी एग्जीक्यूशन लेट स्टेज में जाके पता चलता है कि हमारा एग्जीक्यूशन सही नहीं था। ऐसे ही करना कुछ लोग को चाहिए। पहले पता चल जाता है, पर बाद में कुछ लोग को बाद में पता चलता है। तो वो जो एक चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो कर रहे हैं वो। क्योंकि मैंने देखा है मेरे एक्सपीरियंस में, मैं जब एक स्टार्टअप विलेज में था, तो वहाँ पे काफी सारे एंटरप्रेन्योर्स थे। तो मैंने उनको देखा है, तो मुझे एक एक्सपीरियंस में ये आया है कि काफी लोग क्या करते हैं कि पहले प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर वो कस्टमर को देते हैं। सही तो बात इसमें क्या होता है कि कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है कभी कभी उसमें पूरी नहीं होती। कुछ लोगों को थोड़ा बहुत मिल जाता है, बट कुछ लोग को नहीं मिलता। तो है। देन आई रियलाइज कि ना, जो जेफ बेजोस है उनका जो जो फिलोसफी है विच इज वेरी करेक्ट। जो कि ये है कि पहले कंज्यूमर से समझो कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, सही फिर बात। उस प्रॉब्लम को लेके आप प्रोडक्ट बनाओ। ना कि आप प्रोडक्ट बनाओ और फिर कंज्यूमर को बोले कि ये प्रोडक्ट आप यूज करो। सो इट्स ऑलवेज कंज्यूमर सेंट्रिक। जो कस्टमर है उसका उस पे बेस्ड होना चाहिए आपका सब कुछ। अगर वो आपका सब कुछ करेक्ट है, तो फिर आपका प्रोडक्ट अपने आप हिट हो जाएगा, क्योंकि वो आप वही बना रहे हैं जो उनको चाहिए। तो ऑटोमेटिकली वो ग्रो होना शुरू हो जाता है। सो दैट इज समथिंग दैट आई स्टिल कैरी विद मी कि
whatever you make for the customer. एक्चुअली अभी हम अपना लास्ट एपिसोड कर रहे थे पॉडकास्ट का, तो वो संदीप सिंह संदर से हुआ था। तो वो क्या बता रहे थे कि एक स्टार्टअप जो शुरू करता है, एंटरप्रेन्योर राइट, फाउंडर शुरू करता है, वो अपने अराउंड प्रोडक्ट लाइन बिल्ड करता है कि मैं ये बना रहा हूँ, मैं वो बना रहा हूँ, मैं वो बना रहा हूँ, मुझे यही चाहिए, मैंने करोड़पति बनना है तो मैं ये बना रहा हूँ। वो कस्टमर के अराउंड नहीं बिल्ड करता। आपको कस्टमर को सेंटर में रखना है, उसके अराउंड बिल्ड करने हैं सारे के सारे जो आपके प्रोडक्ट लाइन में। आप अपने अराउंड बिल्ड कर रहे हो, तो वो सही बात है कि भाई हाँ, अपने अराउंड बिल्ड नहीं कर रहे। काफी लोग ऐसा ही कर रहे हैं जो फेल हो रहे हैं स्टार्टअप, वो अपने सपने पूरे करने के लिए स्टार्टअप बना रहे हैं, ना कि किसी और के सपने पूरे करने के लिए। तो ये मैं सोचता हूँ। True. तो अभी जैसे आपका बैकग्राउंड एक अच्छे पिच आपने दी, आप कॉन्फिडेंस, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस पर्सन हो राइट। तो आपको क्या लगता है व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल फॉर फाउंडर्स, किसी भी फाउंडर के लिए? सेल्स है, मार्केटिंग है, कॉन्फिडेंस है, क्या स्किल होनी चाहिए किसी भी फाउंडर के लिए, एटलीस्ट कोई भी एक तो? मेरे हिसाब से तो सबसे इम्पोर्टेंट पेशेंस है। पेशेंस, सही बात है। पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ फाउंडर, क्योंकि आप कुछ भी कर लो, रिजेक्शंस तो आपको फेस करना ही रिजेक्शन स्टार्टअप में। करने पड़ेंगे। जितने हो सके उतने रिजेक्शन आप घर वालों से हो जाए, फाउंड एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी से हो जाए या इन्वेस्टर से हो जाए, रिजेक्शन आप फेस करोगे। मैं एज अ फाउंडर मैं 90 80 to 90 इन्वेस्टर्स से मैं रिजेक्शन फेस कर चुका हूँ हम्म, अपने स्टार्टिंग में। तो पेशेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको फोकस रखना है। आपको आपको जो रिजेक्शन है उसमें उसमें जो क्रिटिक है वो समझना है कि हाँ वो क्यों रिजेक्ट कर रही है, क्या उनके माइंड में क्या है। कभी कभी आपको लगता है कि अनफेयर है, कभी कभी आपको समझ में आता है कि हाँ चलिए ये है जो मुझे चेंज करना है, तो उसके हिसाब से डेवलप होता है उसके। तो ये पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ फाउंडर, बिकॉज जैसे मैंने कहा, इट्स नॉट एन ईजी जर्नी। आपको फाइनेंशियली काफी ट्रबल्स होंगे, आपको आपको प्रोफेशनली काफी ट्रबल्स होंगे, पर्सनली काफी ट्रबल्स होंगे। तो वो ट्रबल्स को सब आपको, मतलब आपको अपना कंट्रोल नहीं खोना है, आपको रैश डिसीजन नहीं लेना है, आपको बिल्कुल आराम से सोच समझ के हर एक स्टेप को सोच समझ के आगे लेके जाना है, तभी आप जो है एग्जीक्यूट कर पाओगे। तो आई फील दैट इज पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इम्पोर्टेंट। नहीं, सही बात कही आपने, क्योंकि जैसे एक पर्सपेक्टिव भी होता है। मान लो कि मैंने कल वीडियो देखा यूट्यूब पे, तो वो क्या बोल रहे हैं कि मान लो आप जाम में फंस गए हो, ट्रैफिक जाम में, आपकी गाड़ी है, आप पुल पे जाके जाम में फंस गए हो, पीछे 50 गाड़ी हैं, आगे 50 गाड़ियां हैं, निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो आप वहीं बैठ के चला रहे हो, यार क्या हो गया जिंदगी के साथ, बुरा हुआ, ये हुआ, कंप्लेनिंग कर रहे हो। बट अगर वही सेम इंसान ऊपर एक हॉट एयर बैलून होता है, समझ गए ना, वो हॉट एयर बैलून होता है, तो वो मान लो कि कोई बंदा पीछे से आ रहा है हॉट एयर बैलून पे, बिल्कुल उस पुल के ऊपर है, हवा में। वो देख रहे बड़ा रात को सीनिक व्यू है यार, बड़ा सिनेमैटिक व्यू है, अच्छी अच्छी लाइटें चल रही हैं, है ना, कितना अच्छा व्यू लग रहा है, आंखों को देने वाला है। तो वही इंसान नीचे खड़ा है कोई और, वो गाली दे रहा है अपनी सिचुएशन को। तो कभी एक पर्सपेक्टिव शिफ्ट होती है, राइट। आप थोड़ा सा ऊपर उठ के देखो उस प्रॉब्लम से, तो आपको समझ आएगा कि भाई इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, रास्ता कहाँ से है, कहाँ नहीं है। आप उसी प्रॉब्लम के बीच में खड़े होके चिल्ला रहे हो, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। बस उठकर तो देखो ऊपर कैसे क्या होता है। तो ये मेरे को बड़ी अच्छी बात लगी, एज अ स्किल, एज अ फाउंडर जिसको चाहिए होती है, थोड़ा सा ऊपर उठ के देखो सिचुएशन से। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मतलब प्रॉब्लम आ गया, इसलिए मुझे प्रॉब्लम में, अब मैं क्या करूं। तो एक्चुअली मेरे एक बहुत ही फेवरेट, यू नो, तो मैं आर्मी बैकग्राउंड से आता हूँ। ओके। तो मैं आर्मी के काफी सारे वीडियोस देखता हूँ। तो मुझे मेजर विवेक विवेक जेकब नाम के, जो जो इज अ स्पेशल फोर्सेस रिटायर्ड वेटरन, तो मैं उनकी वीडियो देख रहा था। और उन्होंने कहा था कि सबसे पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यू हैव अ प्रॉब्लम। मतलब हम्म। आप फंस चुके हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप प्रॉब्लम में हो। प्रॉब्लम जब है। आप एक्सेप्ट कर लोगे कि यू आर इन प्रॉब्लम, देन यू, तो हमारा जो माइंड है वो क्वांटम कंप्यूटर की तरह है। मतलब हम एक बार एक्सेप्ट कर ले चीज को, तो फिर माइंड अपने आप देखा कि हाँ मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किस तरह इस जगह पे पहुंच सकता हूँ। तो वो माइंड जो है वो पहले एक्सेप्टेंस से शुरू होता है, उसके बाद एग्जीक्यूशन पे जाता है। सो दैट इज समथिंग दैट आई ऑल्सो, आपने जो कहा बहुत बहुत बिल्कुल सही बात की, पर्सपेक्टिव का एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत रोल होता है। शिफ्ट होता है। बाकी एक और है कि मैं बुक पढ़ रहा था, बुक में लिखा हुआ था कि मान लो कि आपको कोई गाना पसंद नहीं आ रहा, ट्रेंडिंग में है पर आपको पसंद नहीं आया गाना वो, आपने बोला चलो छोड़ो यार, सुनूंगा नहीं, आपने छोड़ दिया। अब इंस्टाग्राम खोला तो वही गाना चल रहा है। आपने किसी दोस्त को फोन लगाया तो उसकी कॉलर ट्यून लगी हुई है, तो आपने 5-6 दिन वो दबा के गाना सुना कहीं ना कहीं मजबूरी में। तो अब 6वें दिन क्या हुआ कि आप
खुद गुनगुनाने लगोगे वो गाना बैठ के, कहीं ना कहीं होता है ऐसा। अच्छा नहीं लगता फिर भी मुंह से निकल जाता है यार ये है ना, तो गाना हम गुनगुनाने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? हमको तो अच्छा नहीं लगता वो गाना, हम क्यों गा रहे हैं? वो बोलते हैं कि वो गाना कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में जाके बैठ जाता है आपके, तो ऑटोमेटिकली आपके पास आता है, राइट? तो अभी अभी अगर आप कुछ पॉजिटिव सुनते हो दिन में, ठीक है, रात को सोने से पहले या दिन में कुछ ऐसे लोगों से घिरे रहते हो, तो आपके सबकॉन्शियस में जाता है, इफेक्ट आपको करता है वो। तो आई थिंक कि एज अ फाउंडर आप थोड़ा सा पॉजिटिव भी रहो, ऑप्टिमिस्टिक भी रहो, कि कैसे कैसे क्या होता है, तो आपको फायदेमंद में रहता है वो। कोई किसी प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम तो रहेगी, उसको सोल्यूशन निकाल के सोल्यूशन होगा उसका, ऐसा तो है नहीं, राइट? तो ये एक मेरा एग्जैक्टली। थॉट था, राइट? तो ये तो हमारे क्वेश्चन जो हमने क्रिएट करे थे, श्री शंकर, ठीक है। तो अभी हम एक इंस्टाग्राम पे Q&A करते हैं कि शार्क टैंक से ये लोग आ रहे हैं, राइट? तो उनसे आपने क्या क्या क्वेश्चन पूछने हैं, तो जितने हमारे पास फॉलोअर्स वगैरह हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सो हाउ टू डिलीवर माई पिच विद फुल कॉन्फिडेंस लाइक यू डिड इन फ्रंट ऑफ शार्क्स? क्योंकि कुछ फाउंडर्स का क्या होता है, वो कांपने लगते हैं, बड़े स्टेज पे जाके इतने लोग बैठे हैं ना, या एक बड़े बड़े लोग बैठे हैं, थोड़ा सा शिवरिंग होती है टांगों में, या क्लास में भी जाना हो, तो वो कॉन्फिडेंस कैसे लेके आए पब्लिक फियर का या पब्लिक स्पीकिंग का? ओके। तो फ्रैंकली हाँ, जो कहा है वो सही है। हम्म, जब हम गए थे उस प्लेटफॉर्म पर, हम खड़े थे हम्म, शख्स शख्स सामने, सच बोला तो मुझे अभी भी याद नहीं कि वहाँ एक्चुअली हुआ क्या। मतलब इतना सारा लाइट्स हमारे फेस पे था, और और यू कैन सी, मतलब जो भी क्रू है, सब कुछ आप पे देख रहे हैं, सब आप पे फोकस कर रहे हैं और आपको बोलना है। एंड तो उस टाइम मुझे एक ही चीज याद आई कि मतलब माइंड तो पहले ब्लैंक हो गया था कि मतलब कुछ हम्म, पता नहीं, बट इतना पता था कि जो आइडिया मैं लेकर आ रहा हूँ उस पर मुझे बहुत ज्यादा बिलीव था। एंड वो बिलीव जो मुझे मुझे पता था कि अगर वो बिलीव में ट्रांसलेट कर पाऊँ और हम्म, वो बिलीव से शख्स कनेक्ट कर पाए, तो वहां पे डील हो जाएगी। हम्म, तो मैंने सिर्फ एक ही चीज को मैंने मन में किया कि इंसान को जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम होता है, 20 से 30 सेकंड। सही बात है। उसके अंदर उसका अगर आपने टेंशन पकड़ लिया, तो फिर वो बाद में आपकी पूरी बात सुन लेगा। हम्म, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो पिच कर रहे हैं या जो प्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट या इंटरेस्टिंग स्टोरी हो। तो वो स्टोरी से लोग कनेक्ट करते हैं, वो आपसे कनेक्ट करते हैं। तो आई ऑलवेज फील कि वेन एवर यू पिचिंग, यू मेक इट इंटरेस्टिंग। आपका जो प्रॉब्लम है उसके 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 इर्द गिर्द एक स्टोरी बनाइए, या तो खुद के एक्सपीरियंस की स्टोरी बनाइए, या फिर कोई स्टोरी जो आपको लगता है रेलेवेंट है उस प्रॉब्लम से, वो स्टोरी आप प्रेजेंट करें। तो क्योंकि हमारा ह्यूमन का जो बचपन से हमारा जो माइंडसेट है, उसमें ये है कि हम स्टोरीज बहुत सुनना पसंद करते हैं। सही बात है। तो फिर आप स्टोरी बना के आप सुनाओगे तो पहले 10 to 20 सेकंड्स में आपका अटेंशन ग्रैब हो जाएगा। उसके बाद आप जो भी बोलोगे तो लोग को हाँ चलो चलो, और कीप इट क्रिस्प। ये नहीं कि आप मतलब पूरी रामायण सुनाने बैठ जाए, नहीं। यू हैव टू फोकस, यू हैव टू मेक इट शॉर्ट, यू हैव टू टेल एवरीथिंग इन अ क्रिस्प कंसाइज मैनर कि ये मेरी प्रॉब्लम थी, ये मेरा सोल्यूशन है, और इससे मैं यहाँ यहाँ लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। तो वो आपका जो वो प्रॉब्लम सोल्यूशन और हमारा जो एग्जीक्यूशन है, ये तीनों क्लियर होगा, तो आपका ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, एंड देन यू कैन प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ। सो आई विल से दैट इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि आपको खुद के आपके आइडिया पे बिलीव हो, पैशन हो, तो फिर बाकी सारी चीजें तो आप इग्नोर कर सकते हो। आपको जस्ट फोकस करो कि आप क्या करना चाह रहे हो, उसी पे आप डटे रहो। सही बात है। जैसे अर्जुन ने लक्ष्य पे मछली की आंख पे फोकस रखा था, उसने देखा कुछ नहीं, एग्जैक्टली। फिर वहीं पे निशाना लगाना है। कोई कुछ छोड़ रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, बस एक लक्ष्य पे फोकस रखना है अपना, तो ऑटोमेटिकली बाकी चीजें हट जाती हैं रास्ते से। तो मेरे हिसाब से आप एग्जैक्टली। दे रहे थे अपनी पिच, तो आपने नहीं देखा होगा कि कितने लोग बैठे हैं अभी या कौन बैठा है, आप अपनी स्टोरी में खो ही गए थे, राइट? यार मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ, तो अच्छा रहता। एक्चुअली एक फनी इंसिडेंट बताता हूँ कि हम जब हाँ जी। शार्क टैंक के पिच पे गए थे, और हम बैक स्टेज पे थे, तो हमारे साथ जो भी स्टार्टअप पिच करने को आ रहे थे, एंड एवरी वन वॉज प्रैक्टिसिंग, सब पिच पे प्रैक्टिस करने बैठे हुए थे, मतलब 2 बार, 10 बार, 15 बार बोल रहे थे। और मैं यार, मेरा को फाउंडर, हम बैठ के एक बार बोला, 2 बार बोला, फिर हम एक दूसरे को देखने लगे कि अब करना क्या है। तो क्योंकि 2 बार बोलने के बाद हम दोनों बोर हो चुके थे कि अब नहीं बोलना मुझे, और मुझे अब एक्टिंग नहीं करनी। तो फिर बाकी सब काफी काफी 10 बार 15 बार प्रैक्टिस की उनको कि हाँ मुझे पक्का एग्जैक्टली ये करना है, ये करना है। तो मैं बोला कि नहीं यार, मैं इतना ही करने वाला हूँ, मुझे मन में ये आ रहा है, ये बोलने वाला हूँ।
तो मेरे को फाउंडर लगा कि हाँ चलिए यही बोलते हैं। और बाकी सब बार बार सोनी की जो जो टीम थे उनके पास जाके पूछ रहे थे कि ये हम जो बोल रहे हैं ठीक है क्या, ये इसमें कुछ चेंज करना है, इसमें कुछ ऐड करना है, और वो उनको एडवाइस देते जा रहे थे। हमने एक बार प्रेजेंट किया उनकी सोनी की टीम के सामने कि हम ये ऐसा बोलने वाले हैं, उन्होंने बोले चलो ठीक है कोई बात, इट्स गुड, इट्स इंटरेस्टिंग। तो फिर तो आई रियलाइज की ना, मतलब अगर आपके मन में क्लैरिटी हो कि आप क्या करने आए हो और क्या बना रहे हो, तो फिर आई डोंट थिंक कि आपको मतलब 10-15 बार उसको प्रैक्टिस रिहर्स कर, क्योंकि जब आपको पता है आप क्या बना रहे हो तो यू डोंट नीड टू रिहर्स एट दैट टाइम, यू नो कि हाँ ये है मेरा प्रोडक्ट, ये मैं बताने आ रहा हूँ, ये मैं बनाऊंगा। तो वो क्लैरिटी अपने आप आ जाती है। तो यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू हैव टू एग्जीक्यूट। और वो क्या कॉन्फिडेंस अगर आपके मन में आ जाए, जैसे कि आपने बोला कि अगर हम पॉजिटिव सोच के उठेंगे तो पॉजिटिव ही करेंगे, तो उसी तरह अगर हम कॉन्फिडेंट हैं बोल के चलोगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। एक्चुअल में जैसे मैं भी एक अच्छी एक आर्टिकल पढ़ रहा था, वो बोले कि सीक्रेट टू कॉन्फिडेंस इज बी योरसेल्फ। ट्रू। कुछ नहीं है, जस्ट बी योरसेल्फ। जो आप हो वो हो, राइट। उसमें क्या घबराना, क्या डरना, है ना। जो आप हो वो जाके प्रेजेंट करो अपने आप को, तो कॉन्फिडेंस अपने आप रहेगा। जब दिक्कत तब आती है जब हम किसी और को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, ये बहुत अच्छा कर रहा है, उसकी तरह मैं करना चाहता हूँ। जब आप अपनी तरह करोगे तो कॉन्फिडेंस ही कॉन्फिडेंस है। ये ट्रू। आपने आप मेरे किसी को आप इनैक्ट मत करो, हाँ। और स्पेशली इनैक्ट मत करो, स्पेशली झूठ मत बोलना। मतलब कभी भी कुछ लोग को होता है कि टेंशन में आके, स्ट्रेस में आके कुछ बड़ा क्लेम कर जाते हैं कि हाँ ये हम कर देंगे। तो वो भी एक प्रॉब्लम, क्योंकि वो अगर जो आपके सामने बैठा है उसमें दिमाग है और वो एक्सपीरियंस है तो वो पकड़ लेगा, फिर आप स्टक हो जाओगे। तो इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि स्टे ट्रू टू योर सेल्फ, और जो बोल रहे हो जो आपको पता है उसी पे बोलो, जो नहीं पता है लेट इट बी। मतलब आई डोंट नो बोलने में कोई 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 भी ऐसे नहीं कि आप कम हो जाओगे। हम्म, आई डोंट नो बोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं। सही बात है। मेरे डैड भी एक ये बात कहते हैं कि जो शब्द होते हैं वो एक तीर में कमान की तरह होते हैं, निकल गए तो वापस कभी नहीं आएंगे। तो वो एग्जैक्टली। इंसान को देख के बोलने चाहिए कि कैसे अपने शब्द को बोलना है, वापस नहीं आने वाले, एक बार निकल गए तो आपने बोल दिया। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ट्रू। हाँ जी, तो ये है कि पहले तोलो फिर बोलो, पहले तोलो जो तुम बोल रहे हो फिर उसको बोलो क्या कर रहे हो। तो ये बात भी रहती है डेफिनेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं शंकर। डू यू थिंक शार्क टैंक इंडिया कैन चेंज इंडियन पेरेंट्स माइंडसेट? आई थिंक सो, आई वांट टू बिलीव सो कि इट विल चेंज, क्योंकि जैसा कि ये रिस्पॉन्स मिल रहा है शार्क टैंक को, और जो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, तो काफी लोगों को मतलब अभी समझ आ रही है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, स्टार्टअप क्या होता है। वरना पहले तो सभी इंजीनियर और डॉक्टर के पीछे भागते थे। सो आई बिलीव दैट हैज टू चेंज। आई मीन इंडिया में इतना सारा आइडिया है, इतना सारा अपॉर्चुनिटीज है, दैट एवरीवन नीड्स टू वर्क ऑन इट। तो आई होप कि चेंज होगा, और लोग बदल रहे हैं, जिस तरह के हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है, जिस तरह के हमें कमेंट्स मिल रहे हैं हमारे पोस्ट पे, तो आई आई फील कि मतलब छोटे बच्चों से लेके बड़े लोग तक हमें कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि आप जो कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो। तो आई बिलीव दैट दैट इज चेंजिंग। या बहुत बढ़िया कर रहे हो आप, राइट। बहुत बढ़िया कर रहे हो। बाकी ये है कि अभी के लाइक जब से शार्क टैंक आया है तब से जो मैं ये काम कर रहा हूँ स्टार्टअप, तो 3 साल से मैं कर रहा हूँ, इस फील्ड में हूँ, लगा पड़ा हूँ। इतनी रिस्पेक्ट नहीं थी किसी भी फाउंडर की, सच बात तो ये है। ठीक है, जब से शार्क टैंक आया है सभी दोस्त आ रहे हैं मेरे पास, अच्छा ये स्टार्टअप क्या होता है, हमें भी करना है, हमें भी ये भी करना है, वो भी करना है। तो एक तरह से एक ट्रेंड बन चुका है ये। ठीक है। जैसे मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट करा था अपनी स्टार्टअप शुरू करने के लिए, कॉलेज छोड़ दिया था बीच में। तो उस टाइम पे सभी बोल क्या करेगा स्टार्टअप करके, अच्छी तरह जॉब कर, क्या करना है स्टार्टअप का। अब कोई नहीं बोल रहा, अब अच्छी बात है यार, कर रहे हो कर रहे हो। तो एक माइंडसेट चेंज तो हो रहा है वैसे देखा जाए, राइट। एग्जैक्टली लोग समझ रहे हैं, काफी सारे समझ टर्म्स लोग रहे हैं, समझ रहे हैं। समझ रहे हैं, काफी सारे टर्म समझ रहे हैं। तो एक ये क्वेश्चन है कि देखो इंडिया में हर मंथ हजारों स्टार्टअप्स नए आ रहे हैं, राइट। दिल्ली में मेरे हिसाब से 3-4 हजार स्टार्टअप नए आ रहे हैं, डोंट नो एग्जैक्टली नंबर, बट इतने आ रहे हैं, हजारों में आ रहे हैं। बेंगलुरु में और भी ज्यादा आ रहे होंगे। तो एक क्वेश्चन है कि हाउ कैन आई पिक माई स्टार्टअप टैंक इंडिया, एज फॉर शार्क टैंक इंडिया? शार्क टैंक का आई गेस प्रोसीजर है उनका, हमारा जो जब शार्क टैंक पहली बार आया था तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन सब ओपन किया था। सो यू हैव टू फिल देयर फॉर्म, और उसके हिसाब से राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 होता है। राउंड 3 में भी आपको प्रेजेंट करवाते हैं। उसके बाद अगर राउंड 3, तो पहला 2 राउंड आपके आइडिया पे होता है,
तीसरा राउंड में वो आपको बुलाते हैं, तो हमें बैंगलोर बुलाया था और हमें उनके सामने पिच करवाया था, उनके बिजनेस टीम के सामने। और फिर वहां पर आपको सेलेक्ट हो जाए तो स्ट्रेट अवे आपको टीवी पे लेके जाके प्रेजेंट करवाते हैं। तो ये 4 राउंड का प्रोग्राम होता है। बट आई बिलीव कि इट्स ऑल अबाउट मेरे का एग्जीक्यूशन, कि मतलब आपका जो प्रॉब्लम और आपका जो 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 आपका जो आइडिया है वो बहुत ही अगर यूनिक है और बहुत बहुत ही यू नो आइडियस्टिक है, तो फिर वो डेफिनेटली यू इफ यू बिलीव ऑन दैट, बिकॉज हजारों स्टार्टअप्स, ट्रू, वो हजारों स्टार्टअप्स है इंडिया में हर रोज पैदा पैदा होते हैं। और उसमें से अनफॉर्चुनेटली काफी सारे बंद भी हो जाते हैं, काफी काफी बहुत बड़े होने के बाद बंद हो जाते हैं। तो वो देख के हाँ, आपको डिसर्टन नहीं होना है, आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है कि ऐसा हो रहा है। बस अपने में बिलीव कीजिए, क्योंकि ऐसे काफी लोग ऐसे भी हैं जिनका पहला स्टार्टअप भी सक्सेसफुल हो गया, या जिन्होंने पहला स्टार्टअप काफी नए लेवल पे पहुंचा दिया। सो यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। और कभी भी हेल्प मांगने से ना डरे। इफ यू डोंट नो समथिंग, आपके जो इन्वेस्टर्स हैं या आपके जो मेंटर्स हैं उनसे हेल्प मांगिए, उनके पास एक्सपीरियंस होगा, दे लेट यू नो, दे टेल यू अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो उसके हिसाब से आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। तो आई बिलीव कि अगर वो एरिया पूरा क्लियर हो तो आप स्टार्टअप का जो शार्क टैंक का जो 4 लेवल है, यू इजिली बी एबल टू क्लियर। आप उनसे कनेक्ट कर पाओगे और वो हैप्पी हो जाएंगे। तो इतना याद रखिए, 3 से 4 मिनट है आपके पास, आप वो 3 से 4 मिनट जी भर के जो बोलना है बोल दो। बोल तो सही बात है। एक्चुअल में है भी जब, क्योंकि स्टार्टअप फेल तभी होते हैं जब वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं जो चाहिए होता है लेने के लिए। जैसे मैं फर्स्ट टाइम ये पॉडकास्ट कर रहा था, जब मेरा फर्स्ट एपिसोड आया था, मैं बड़ा नर्वस था। आई नेवर हैड अ पॉडकास्ट ना, ये मैंने कभी किया नहीं था। तो वो भी मेरी अनकंफर्टेबल डिसीजन था, मैंने लिया। अब ये कंफर्टेबल हो चुका है मेरे लिए एक तरह का। ऐसे हम जैसे हम कर रहे हैं रोज रोज ना, तो कंफर्टेबल होते जा रहे हैं। अब ये कंफर्टेबल हो गया है, कंफर्ट जोन हो गया है। अब प्लान है कि इससे आगे क्या किया जाए जो अनकंफर्टेबल है ना। तो वो नहीं हम सोच सकते, हमने देखा कि यार ये अनकंफर्टेबल है, हम इससे अब कंफर्टेबल हो चुके हैं। अब इससे कुछ अनकंफर्टेबल और करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं। वो ग्रोथ नहीं आती स्टार्टअप में जो आनी चाहिए टाइम टू टाइम मेरे हिसाब से। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज योर फेवरेट शार्क ऑन द शार्क टैंक इंडिया? आपने 4 शार्क से फंडिंग रेज करी, तो कौन सा आपको सबसे अच्छा लगा इन माइंडसेट और किस चीज में? ये तो प्रॉब्लम वाली क्वेश्चन हो गया, मतलब चारों में से एक को बोलूंगा तो बाकी 3 लोगों को बुरा लग गया तो फिर बुरा लगता है। नहीं। चलो, आई मीन आई लाइक, मैं डिप्लोमेटिक होकर बोलता हूँ कि मुझे चारों पसंद है, पांचों पसंद है एक्चुअली, इंक्लूडिंग अनुपम जी। मतलब सबका सबका जैसे मेरे पर्सनल जो स्टार्टअप है उसमें चारों का अपना खुद का एक रोल है, मतलब तो एक अपना खुद का एक एक्सपर्टीज है जो वो लेकर आ रहे हैं। तो अगर मैं, जैसे कि आपने टीवी पे देखा होगा कि मैं, हमारे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं पीयूष बंसल को अकेले लेकर आऊं, या फिर आई ब्रिंग ऑल 4 ऑफ देम टुगेदर। So the reason we went and brought all 4 of them together was because हमें चारों की एक्सपर्टीज चाहिए थी, और वी थॉट कि वहां पे वो सब हेल्प कर पाएंगे। तो इसलिए ऐसा कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं कि दिस इज ओनली पर्सन हुज माय फेवरेट शार्क, ऐसा नहीं है। बट ऑल 4 ऑफ देम आर इक्वली एंटरटेनिंग, इक्वली इंटरेस्टिंग पीपल, एंड बहुत ही केयरिंग है, बहुत ही व्हाट यू कैन से टू एन एक्सटेंट कि काफी लविंग है, क्योंकि उन्होंने हम इवन मुझे लगा, मुझे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैं नमिता थापा जी से बात कर रहा था, एंड द फर्स्ट कॉन्वर्जेशन दैट वी हैड विद हर वाज ऑलमोस्ट 1.5 months आफ्टर शूटिंग। और उन्होंने कॉल पे आते मुझसे बोला कि आई स्टिल रिमेम्बर आपका जो ग्रीन टॉप और जो आपने धोती पहनी थी, आई रिमेम्बर दैट, इट वाज रियली गुड। तो आई वाज लाइक कि उन्होंने वो डेली हर रोज 20-30 स्टार्टअप्स देख रहे थे, ऑलमोस्ट उस टाइम तक आई गेस 200 से ज्यादा स्टार्टअप्स को मिल चुके थे, एंड स्टिल शी रिमेम्बर्ड दैट व्हाट वी वर वेयरिंग, एंड व्हाट वी सेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो मतलब वो सुन के अच्छा लगता है कि हम, चलो ऐसा नहीं है कि वो दे जस्ट पिच सुन लिया, इन्वेस्ट कर दिया, एंड दे फॉरगेट अबाउट इट। नहीं, दे रिमेंबर हु दे आर इन्वेस्टिंग इनटू, दे रिमेंबर व्हाट द आइडिया इज, एंड दे केयर अबाउट इट। सो दैट इज समथिंग, चारों में आई हैव सीन दैट, इवन पीयूष बंसल हो गया, या अमन गुप्ता हो गया, या शीर हो गया, ऑल ऑफ देम हैव बीन वेरी वेरी फ्रेंडली। लाइक आप कुछ बता सकते हैं कि आपको पर शार्क में क्या क्या सीखने को मिला, जैसे कि उससे क्या सीखने को मिला है, कुछ ऐसा कि हमें पता नमिता जी से मेनली जो मुझे सीखने को मिला वो था हर केयरिंग नेचर। शी इज अ वेरी केयरिंग पर्सन, आई गेस बाय डिफॉल्ट वो केयरिंग है। तो मतलब अगर वो न्यू ईयर का हो गया या कोई भी विशेष हो गया, तो वो अपना पर्सनली
मैसेज करती है, हाउ इज एवरीथिंग, यू नो, सब ठीक है, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो शी इज वेरी एक्साइटेड विद एवरीथिंग. सो आई हैव तो केयरिंग नेचर मुझे, मतलब एज अ फाउंडर, एज इन्वेस्टर मुझे बहुत अच्छा लगा. पीयूष बंसल इज वेरी, यू नो, फ्यूचर के बारे में काफी, ही थिंक्स अ लॉट अबाउट फ्यूचर, कि फ्यूचर में जो टेक्नोलॉजी वो क्या होने वाली है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होने वाला है, और एक स्टार्टअप को आप 0 से 100 तक कैसे लेके जा सकते हो. तो ही इज अ वेरी फोकस्ड गाय, ही इज अ वेरी वेरी पैशनेट गाय, यू नो. एंड वो मुझे बहुत अच्छा लगा. मतलब आई स्पोक टू हिम एंड he has ideas for my startup which even I didn't have. मेरे पास वो, मैंने सोचा नहीं था कभी कि हाँ चलो ऐसा भी हो सकता है. तो उनके पास वो आइडियाज, उन्होंने मेरा शेयर किया कि हम चल ये कर सकते हैं, हम ये करेंगे, हम यहाँ लेके जाएंगे इसको. तो फिर तो इस तरह ग्रो होगा. तो दैट आई रियली, तो ही इज वेरी फोकस्ड गाय, इज वेरी, एंड इज वेरी स्मार्ट ऑल्सो. वो जानते हैं टेक्नोलॉजी कहाँ पर कैसे इम्प्लीमेंट होती है. सेम विद अमन गुप्ता भी हो गया. तो ही इज ऑल्सो वेरी, ही इज वेरी, यू नो, एक्टिव गाय, बहुत ही ज्यादा. उनसे बात करोगे तो मतलब फिर आप कुछ किसी और से बात में, एंटरटेनिंग है, काफी एंटरटेनिंग. दैट गाय इज वेरी एंटरटेनिंग. एंड तो वो एक लाइवलीनेस है, मतलब उनसे हम आप सीख सकते हैं कि वो बहुत ही लाइवली कैरेक्टर है. मतलब ऐसा नहीं है कि आप सीईओ तो आप मतलब ऐसे मुंह फुला के बैठे रहोगे फुल टाइम, या आगे आगे रहोगे. इज अ वेरी जोवियल कैरेक्टर. तो आई एम श्योर उनके कंपनी में भी काफी लोग हैप्पी होंगे विद द काइंड ऑफ बॉस ही इज. और अश्नीर जी से भी, अश्नीर जी का भी काफी एनालिटिकल ब्रेन है. तो ही एनालाइजेस एवरीथिंग. और आई गेस उसको वो हर इसको, मतलब जैसा आपने कहा था ना, पहले नापो फिर बोलो, तो तोलो फिर बोलो. तो दैट ही इज काइंड ऑफ दैट, ही एनालाइजेस एवरीथिंग. और वो उसको उसके हिसाब से अपने आप मतलब बोलते हैं, और वो उसके उसके हिसाब से वो बिहेव करते हैं. तो आई गेस दैट इज वेरी वेरी एनालिटिक्स में काफी उनका बहुत ज्यादा चीज है. तो आई गेस दीज आर द 4 क्राइटेरियाज आई बिलीव, द यूनिकनेस दैट ऑल 4 ऑफ देम हैव. आपको फुल पैकेज मिल चुका है लाइफ के सीखने का, मेंटर्स का। हाँ हाँ, फुल पैकेज बोल सके. वी आर वेरी वेरी लकी. हमें हमें जो चाहिए था वही हमें मिला. अभी वी वुड हैव बीन हैप्पी अगर अनुपम जी भी आ जाते. बट चलो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने किसी और स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया था, तो ही हैड अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो आ नहीं पाए. बट ही इज आल्सो वेरी वेरी काम सेटल्ड गाय. ये अच्छा है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है इसमें ना, हम किसी बड़े लोगों से बातें करते हैं, सक्सेसफुल होता है, तो डेफिनेटली। एग्जैक्टली. एक क्वेश्चन है जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, व्हाई इज शार्क टैंक सो ड्रामेटिक? इतना ड्रामेटिक क्यों? वो तो एक्चुअली इसका सिंपल सीधा आंसर है कि शार्क टैंक इज मेड फॉर इंडियन ऑडियंस. इंडियन ऑडियंस। आप फॉरेन ऑडियंस को देखोगे तो, अगर आप फॉरेन मूवीज को देखोगे तो वो भी उस तरह काफी ज्यादा वो उसको प्रैक्टिकल रखते हैं कि हाँ ये है इसी पे. पर अगर आप यूएस का शार्क टैंक देखो तो उसमें भी, यू नो, देयर इज अ लॉट ऑफ ड्रामेटाइजिंग गोइंग ऑन. उसमें भी केविन फीज है, वो भी मुंह पे बोल देते हैं, जैसे अश्नीर जी बोलते हैं उसी तरह केविन फीज भी मुंह पे बोलते हैं. अगर मार्क क्यूबन हो गया, ही इज ऑल्सो, उनको पसंद नहीं आया तो मुंह पे बोलते हैं पसंद नहीं आया. तो उसमें भी थोड़ा ड्रामेटाइजेशन है. हाँ, इंडियन ऑडियंस के लिए थोड़ा और ड्रामा ड्रामा ऐड करने की जरूरत है. और बिकॉज दैट इज हाउ, यू नो, दे द पीपल एक्सेप्ट इट, कि तो वो ही. जब जब वो ढोल। हाँ, तो उसी में वाला फन एलिमेंट मुझको मिलता है. तो आई गेस दैट इज व्हाई. आई मीन हाँ, और वो एक सबका कैरेक्टर भी होता है. मतलब जस्ट बिकॉज अश्नीर जी टीवी पे अगर ऐसा बोल रहे हैं तो डजंट मीन कि वो ऐसा ही है. उनको वॉट एवर ही फील्स राइट ही इज सेइंग दैट, बट ही इज ऑल्सो वेरी काम एंड कंपोज्ड व्हेन इट कम्स टू बिजनेस. और वो सही सही बातें बताते हैं, और वो किस तरह मतलब काफी अच्छे गाइडिंग करते हैं. तो सो दैट इज, वो इसलिए बनाया क्योंकि वो इंडियन ऑडियंस के लिए बनाया. तो थोड़ा मसाला तो यहाँ वहाँ डालना पड़ता है, थोड़ा कॉमेडी डालना पड़ता है. बात है, सो आई गेस दैट तभी इज. लोग देखते हैं, तभी लोग देखते हैं। हाँ, मतलब हम जब शार्क टाइम पे गए थे और हमारा जब रिहर्सल चल रहा था, तो उनके टीम ने भी हमें ये कहा था कि वी हैव टू कीप इट इंटरेस्टिंग. ऐसा नहीं कि आप जैसे बोर्ड मीटिंग्स में आप प्रेजेंट करते हो, पिच करते हो, हम्म, वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर लोग को इंटरेस्ट नहीं आएगा. मतलब लोग देखना बंद कर देंगे. तो यू हैव टू मेक इट इंटरेस्टिंग. तो बॉडी एक्टिविटीज होना चाहिए, काफी एलिमेंट्स आना चाहिए ये. तो मे बी दैट इज वाई. एक्चुअल में ये है भी, अभी जो हार्वर्ड अपना बिजनेस स्कूल है, तो उनके यूट्यूब पे इतने अच्छे अच्छे लेक्चर्स पढ़े हैं स्टार्टअप के लिए, है ना, इतनी अच्छी अच्छी वैल्यूएबल स्टफ पढ़ा है, उसको व्यूज कितने हैं? 5 के, 6 के, 7 के। ड्रामा नहीं है उसमें, वो स्टोरी लाइन नहीं है, वो सिर्फ वैल्यूएबल चीजें हैं, उसको व्यूज कम आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो चीजें में ड्रामा है उसको व्यूज मिलियंस में आते हैं। जो सिंपल सी फिलोसफी है कि ड्रामे वाली चीज को ज्यादा व्यूज मिलते हैं स्टोरी बेसिस को, और काम की चीज को कम मिलते हैं। ये बात एक तरह की सच भी देखी जाए तो। ठीक है। इसलिए इसलिए शार्क टैंक इतना फेमस भी हो रहा है, सक्सेसफुल हो रहा है. लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं, क्योंकि वो मीम्स में वो
वो इंटरेस्ट है लोगों को, इंटरेस्ट है तो लोग। इसलिए वो सही बात है। तो एक एक क्वेश्चन रहता ही है सबके मन में कि हाउ मच टैक्स इज लिव्ड ऑन फंडिंग रिसीव्ड बाय शार्क टैंक इंडिया शो, जो आपको फंडिंग मिली है तो उस पे कितना टैक्स लगता है या क्या लगता है? फंडिंग पे टैक्स नहीं लगता। इट्स बेसिकली आप जो 60 लाख कमिट कर रहे हो, 60 लाख पूरा आपके अकाउंट में आता है, उसके बिकॉज उसके उसके अगेंस्ट आप उनको इक्विटी दे रहे, तो इन्वेस्टमेंट में टैक्स नहीं होता। इट्स अ डिफरेंट मनी। अगर आप प्रोफेशनल फीस करके दे रहे हो किसी को, तो हाँ उस पर टीडीएस जाता है, उस पर आपको फाइल करना पड़ता है, बट इन्वेस्टमेंट में नहीं मिलता, क्योंकि वो इक्विटी बेस्ड आपको के एक्सचेंज में आ रही है। इक्विटी के अगेंस्ट मिल रहे हैं, वो फ्री के नहीं। ठीक है, सही बात है। वो करोड़पति की तरह नहीं है। हाँ, तो वो ऐसा नहीं है कि वो जस्ट बिकॉज वो एज अ शख्स ऐसा कैश प्राइस नहीं मिल रहा आपको, कैश प्राइस नहीं है उसके, आप वो सिलेक्ट दे रहे हो तो अपनी कंपनी का एक इक्विटी। ओनरशिप आप दे रहे हो, उतना 10% ओनरशिप आप दे रहे हो, तो वो टैक्सेबल नहीं है। तो जैसे कि आपने आपकी तरह लाखों स्टार्टअप ने अप्लाई करा था शार्क टैंक में, राइट? आपकी एक पिच जो है सिलेक्ट हुई वहाँ बेंगलुरु के लिए, देन यू कम टू द कि आपने यहाँ पे शो पे लिया है। तो ऐसा क्या आपने पिच में लिखा था जो बाकी स्टार्टअप देख के सिलेक्ट हो सकते हैं, या क्या ऐसी ट्रिक्स और कोई टिप्स होती हैं कि या तुम ये करो हो सकता है कि ये हो जाए? तो ऐसा कुछ आपका स्पेसिफिक आपने लिखा हो? एज आई मीन आई कैन नॉट से फॉर अदर स्टार्टअप्स कि उन्होंने क्या किया और हमने क्या डिफरेंट किया। आई मीन आई गेस इट्स अगेन आई विल कम टू द सेम फैक्ट कि हमने जो जो हमारा बिलीफ था, जो आइडिया में जो कन्विक्शन था, वो वो हमें आगे लेके गया। आई लाइक टू बिलीव दैट, बिकॉज हमें खुद नहीं पता कि किस क्राइटेरिया पे वो जज कर रहे थे। क्या वो आइडिया पे कर रहे थे, या वो उसकी उसके ड्रामेटिक वैल्यू पे जज कर रहे थे, या फिर किस चीज पे कर रहे थे, क्या या उनको डाइवर्सिटी चाहिए थी इसलिए उन्होंने साउथ से भी स्टार्टअप लिया। आई डोंट नो वो क्या किस चीज पे वो जज कर रहे थे, बट आई बिलीव हर एक स्टार्टअप का अपना आइडिया होता है, हर एक एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी होता है। तो आई लाइक टू बिलीव कि हमारा जो आइडिया में जो दम था, और जो जो हमारे जो जो ट्रू रिस्पेक्ट फॉर व्हाट वी आर बिल्डिंग, तो शायद वो उन्हें पसंद आ गया, एंड दैट इज व्हाट टुक अस टू द नेक्स्ट लेवल। और अभी ऑब्वियसली एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में लोगों को काफी सारा इंटरेस्ट भी होता है विद रिगार्ड्स टू फार्मिंग कम्युनिटी। इंडिया एक फार्मिंग कम्युनिटी है, तो सही बात है। आई लाइक टू बिलीव कि वो भी उसका भी एक थोड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। बट या आई मीन जितने भी स्टार्टअप्स हैं हम शार्क टैंक में मिले, सभी यूनिक थे, सभी सब में अपना एक पैशन था। और व्हाट आई फाउंड कॉमन वाज कि सब बहुत ज्यादा पैशनेट थे अपने आइडिया को लेके। मतलब उनसे आप उनके आइडिया के बारे में पूछो तो वो 2-3 घंटे उसके बारे में बोलते रहेंगे, मतलब दैट दे वाज दैट पैशनेट अबाउट इट। हाँ, तो वो दिख रहा, उनकी आंखों में दिखता था। सो आई बिलीव मे बी दैट कुड बी द रीजन। सही बात है। तो पैशनेट, आप बहुत पैशनेट थे, आपका स्टोरी भी अच्छी थी स्टार्टअप के लिए। या एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ उठ के कि यार पैसे कमाने इसलिए आ रहे हैं, एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। आई थिंक दैट इज आल्सो द पॉइंट। तो अभी लास्ट क्वेश्चन है ये कहने से कि जैसे इंडिया में काफी रियलिटी शोज आते हैं, राइट? तो उस रियलिटी शो में काफी चीजें स्क्रिप्टेड होती हैं। क्या शार्क टैंक इंडिया में कुछ स्क्रिप्टेड होता है, या कितने टाइम एक्चुअल में लगता है? क्योंकि टीवी पे तो 10-20 मिनट की पिच दिखाते हैं, तो एक्चुअल में तो मेरे हिसाब से लॉन्ग प्रोसेस होता है, 1 घंटा 1.5 घंटा जितना भी आपकी बातें होती हैं। तो क्या एक्चुअल में आपको लगता है इस चीज के बारे में? ओके, तो हाँ, तो शार्क टैंक का जो जो प्रोसेस है हम्म। उसमें स्क्रिप्टेड कुछ भी नहीं है। हम्म। सिर्फ हमारा जो पिच है उसको हम प्रिपेयर करते हैं। तो उसका एक क्लैरिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे एक्सटेम्पोर बोल दो कि आपको जो मन में है उस टाइम बोल दो, क्योंकि वो फिर वहाँ पे रीटेक का ऑप्शन नहीं है, कि यू कैन नॉट गो एंड कि हाँ सॉरी सॉरी एक बात बोलते हैं दोबारा कहना टेक नहीं। आप जो बोलोगे वो वैसा का वैसा टीवी पे जाएगा। तो उन्होंने पहले ही हमें क्लियरली बोल दिया था, इसलिए उन्होंने हमें एडवाइस किया कि आप एक बार लिख लो आप क्या बोलना चाहते हैं और उसी पे स्टिक ऑन करो, ताकि आप भूल ना जाओ वहाँ पे और कुछ और बोलना ना पड़े। तो पिचिंग का पार्ट हम सब ने प्रिपेयर किया हुआ था कि ये हमें पिच करना है। और हाँ, 2 से 3 मिनट मिलते हैं पिच करने के लिए, दैट इज द पिच जो उन्होंने दिखाया। उसके बाद जो प्रोसेस होता है, जो Q&A का प्रोसेस होता है, वो थोड़ा लंबा होता है। हमारे लिए वो ऑलमोस्ट 1 आवर के ऊपर था। फॉर सम स्टार्टअप्स आई हैव, मैंने सुना है कि वो 1.5 आवर्स के ऊपर भी था फॉर सम स्टार्टअप्स। वो डिपेंडिंग कि वो कितना इनको इंटरेस्ट लगता है, कितना वो पूछना चाहते हैं। काफी लोगों को काफी सारी ग्रिलिंग होती है, सब कुछ दिखाते नहीं वो टीवी पे। हमारे भी काफी काफी ग्रिलिंग हुई, काफी क्वेश्चंस पूछे। थैंक्स द ग्रेस ऑफ गॉड मैं बोल पाया, सभी के आंसर हम बोल पाए, हम उनको प्रॉपरली जवाब दे पाए। तो वो एक लंबा प्रोसेस होता है। और वो
अपने हिसाब से मतलब वो हर एक क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको ऑलरेडी पता होता है, सच में उनको पता नहीं होता कि उनके सामने कौन सा स्टार्टअप आने वाला है, कब आने वाला है। उनको कोई आइडिया नहीं होता। हाँ, जब हम जाते हैं तभी वो हमारे आइडिया सुनते हैं, और जो हम बोलते हैं उसी हिसाब से वो अपने क्वेश्चंस पूछते हैं। तो कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है उसमें। उनको गुस्सा भी आ जाए तो वो नेचुरल है, उनको अगर अच्छा भी लगे तो भी वो नेचुरल रिएक्शन आता है उनका। तो इसलिए कुछ रीटेक, कुछ कट, कुछ नहीं, सब कुछ गोज एज पर ना नॉर्मली आप इन्वेस्टर सामने पिच करते हो वैसे ही पिच होता है, वैसे ही क्वेश्चन आते हैं और वैसे ही आपका आंसर देना है। तो आपने काफी क्वेश्चन का आंसर कर दिया है, तो सभी क्वेश्चन जो फिनिश हो चुके हैं बेसिकली क्यूएनए से। तो इस पॉडकास्ट को एंड करने से पहले क्लोजिंग नोट होता है, तो आपका क्या क्लोजिंग नोट है यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए, कि जो भी आ रहे हैं, तो या ऐसी अह, स्टार्टअप के लिए? मेरा खुद का जो फॉर्मूला है, या जो विश्वास कह लो, इज द 3 P's ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। 3 P। एक होता है पेशेंस, एक होता है प्लानिंग, और एक होता है पीपल। सो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके पास पेशेंस हो, क्योंकि रिजेक्शंस आप फेस करोगे। सो आप उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लो, और अपने आप को उसके हिसाब से प्रिपेयर रखो। सेकेंड है प्लानिंग। जैसे मैंने कहा, एग्जीक्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टार्टअप। आप कितना भी कुछ भी कर लो, आपके पास एग्जीक्यूशन प्रॉपर होना चाहिए, तभी आप ग्रोथ देख पाओगे। और तीसरा है पीपल। यू हैव टू हैव द राइट पीपल इन योर टीम। जितना अच्छी आपकी टीम होगी, उतना आगे आपको वो लेके जाएंगे, और उतना उतना ही अच्छा आप परफॉर्म कर पाएंगे, एग्जीक्यूट कर पाएंगे। क्योंकि एक स्टार्टअप फाउंडर अकेले कुछ नहीं कर सकता। उसके पास एक लिमिटेड स्किल सेट है, या तो वो इसमें फोकस करेगा या उसमें फोकस करेगा। तो उनके पास अच्छी टीम होनी चाहिए जिसके पास वेरिड स्किल सेट हो, और वो अपने तरफ से कुछ नया स्टार्टअप में लेकर आए। तो जब वो सब मिलकर एक अच्छा सा एक मिक्स बनता है, तब जाके एक सक्सेसफुल कंपनी बनती है, सक्सेसफुल आइडिया बनता है। सो इट्स ऑल, जैसे कि हम कहते हैं ना, 2 brains आर बेटर देन 1। उसी तरह जितने ज्यादा ब्रेन्स आपके साथ काम कर रहे होंगे, उतने ज्यादा आइडियाज आएंगे, उतने ज्यादा पॉसिबिलिटीज बनेंगे। सो आई बिलीव इन 3 P's की पेशेंस, प्लानिंग और पीपल। ये तीनों आपके पास हो तो यू आर सेट। आई बिलीव दैट। नहीं, सही आपकी फॉर्मूला है, ये 3 P's काफी इंपॉर्टेंट रहती है। सो यहाँ पे तो पॉडकास्ट एंड हो चुका है। ये सभी क्वेश्चन आपने आंसर कर दिए, राइट? तो काफी क्वेश्चन है, सबसे 15-16 क्वेश्चन हो गए। तो मैं तो आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि ये काफी क्वेश्चंस लोगों के मन में रहते हैं, राइट? आपने सोल्व करा है। हमारा बेसिक एम इसके साथ यही है कि सबके क्वेश्चंस को सोल्व करा जाए जिनके दिमाग में रहते हैं फाउंडर्स के साथ। थैंक यू सो मच श्री शंकर फॉर थैंक यू सो बीइंग। मच।